रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। इधर पे ऑब्जर्वर 2 और यहाँ पे ऑब्जर्वर 3। तो क्या इस पॉइंट P का पोजीशन इन तीनों ऑब्जर्वर्स के लिए सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है सर। तो अब एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है कि ऑब्जर्वर जहां रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें पोजीशन दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो जितना ऑब्जर्वर चेंज होगा उतना पोजीशन भी चेंज होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज कंप्लीटली expressed by two factors. First of all, its distance from the observer, and second one is its direction with respect to the observer. अगर ऑब्जर्वर 1 के लिए हम बोलेंगे P कहां पे, तो तुम बोलोगे हाँ ईस्ट की साइड में है और इतना डिस्टेंस है। जबकि ऑब्जर्वर 2 के लिए बोलोगे तो क्या होगा, तुम बोलोगे नॉर्थ की साइड पे है और ये डिस्टेंस है। और ऑब्जर्वर 3 के लिए बोलोगे तो बोलोगे नॉर्थ ईस्ट में है और अलग डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। जनरली पोजीशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर से। ऑब्जर्वर को इनिशियल और पॉइंट को फाइनल पॉइंट लिया जाए तो P का पोजीशन O1 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, O2 के लिए देखोगे तो ये वर्टिकल वेक्टर से, और O3 के लिए देखोगे तो इस वेक्टर से। तो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा ऑब्जर्वर कहां पे है, उसके बेसिस पे तुम्हारा पोजीशन ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, जनरली ऑब्जर्वर को हम लोग क्या करते हैं, जनरली अब अगर क्वेश्चन में उसने 2-3 ऑब्जर्वर दे दिए होंगे तो अलग बात है, बट अगर कभी ऑब्जर्वर अज्यूम करना होता है तो जनरली हम ऑब्जर्वर को ओरिजिन पे ही अज्यूम करते हैं। हमेशा इस बात को याद रखो। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे सपोज 2 डायमेंशनल अगर हमें पढ़ना होता है, अगर हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे, इन दैट केस हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा बोलेंगे कि यार 2 डायमेंशन में एक्स और वाई एक्सिस बना लो, और ये हमने एक्स और वाई एक्सिस बना लिए, ये एक्स है ये वाई है, ये कोई पॉइंट है P, और सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स उसने x1, y1 दिए हैं। ऑब्जर्वर को हम हमेशा ओरिजिन पे लिखते हैं, तो अगर मुझे ये OP वेक्टर बनाना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि x की डायरेक्शन में तुम कितना चलोगे, x1 i कैप, क्योंकि इसका i कैप होता है यूनिट वेक्टर, और y की जगह पर y1 j कैप। तो अगर हम OP वेक्टर दिखाएंगे यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P दिखाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ऐसा मिल रहा होगा। और अगर 3 डायमेंशन का केस होगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि सपोज इधर है x, ये है y और ये है z। अब अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हमने दिखा दिया पॉइंट P जो कि x1, y1, z1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या बोल देंगे, इट विल बी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसा हम इसका पोजीशन वेक्टर दिखा सकते हैं। किसी को भी कहीं कोई डाउट आ रहा हो यार तो पूछते जाना, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस, मतलब टाइम निकलेगा और वो अपना पोजीशन अगर चेंज नहीं कर रही है, बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि वो अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हम क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, पहले इतना बता दो मुझे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को नोट्स इसलिए नहीं दिए थे यार क्योंकि वो मैं बीच में डिसकंटिन्यू करने वाला था, इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में नोट्स नहीं दिए थे। जब हम उसको दोबारा कंटिन्यू करवाएंगे तो मैं उसके नोट्स तुम्हें दे दूंगा। आज मैं तुम्हें नोट्स दूंगा इसके रेस्ट एंड मोशन और काइनेमेटिक्स वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया कि if a body does not change its position as time passes with respect to frame of reference, it is said to be at rest. अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज अ सिस्टम टू विच अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर अटैच्ड एंड विद रेफरेंस टू विच ऑब्जर्वर डिस्क्राइब्ड एनी इवेंट। सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल सा कंसेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे इस आदमी को देखो, ये आदमी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, ये आदमी का अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि वो कहां पे है, कहां पे रह करके सारी चीजें देख रहा है। तो अगर हमेशा याद रखना, ऑब्जर्वर हमेशा अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ये मान के चलता है कि वो रेस्ट पे है।
ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको तुम साइड में लिख लो चाहो तो कहीं, कि ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पे मान के चलता है या मूव कर रहा है, तो वो हमेशा ही क्या मानेगा कि वो रेस्ट पे ही रहेगा। अब जैसे ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म तो फिलहाल रेस्ट पे ही है और ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट मानेगा, तो ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है कि ये जो पेड़ है ये रेस्ट पे है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी रेस्ट पे है, ये जो रेल की पटरियां हैं ये रेस्ट पे है, लेकिन ये जो ट्रेन है ये रेस्ट पे नहीं है, ये किसी डायरेक्शन में चली जा रही है आगे, तो उसके अकॉर्डिंग बाकी सब कुछ रेस्ट पे है लेकिन ट्रेन यहां से चली जा रही है। तो इसका अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका प्लेटफॉर्म वाला था जो कि एक रेस्ट वाला था। लेकिन सपोज इस ऑब्जर्वर को मैंने उठा करके रख दिया कहां पे, ट्रेन में, कौन सी ट्रेन, जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है उस ट्रेन पे रख दिया। इन दैट केस, अब कभी तुमने देखा होगा जब तुम ट्रेन में बैठे होते हो तो तुम्हें दूर की चीजें चलती हुई दिखाई पड़ती हैं, और वो इसलिए चलती हुई दिखाई पड़ती है क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो ये मान के चलता है कि हम रेस्ट पे हैं, हालांकि हम चल रहे होते हैं। तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, हमें दिखेगा कि अरे नहीं यार ये तो ट्री मोशन में है, प्लेटफॉर्म भी मोशन में है, ये पटरियां भी मोशन में है, कभी कभी हम इसमें बैठे होते हैं तो हमें लगता है दूसरी ट्रेन चल रही है, हमारी वाली नहीं चल रही है। तो वही चीज है कि ये अब जिस पे चल रहा होगा, किसी पे ये मूविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट हो, ये हमेशा अपने आप को ये मान के चलेगा कि उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट पे है। हालांकि अगर हम बाहर से इन सबको ऑब्जर्व करें तो हम बताएंगे हाँ यार इस समय ये चल रहा है। तो जैसे ही हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं हमारे लिए चीजें बदल जाती हैं। जब तक हम लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं प्लेटफॉर्म पे तब तक हमें दिखता है कि बाकी सब स्टेशनरी है, ट्रेन चल रही है, लेकिन जैसे हम ट्रेन में बैठ जाते हैं तो हमें लगता है नहीं नहीं ट्रेन रुकी हुई है, बाकी सब चीजें चल रही हैं। तो ये कंसेप्ट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अगर ये समझ में आता है तो बताओ, क्योंकि इसी कंसेप्ट के बेसिस पे आइंस्टाइन ने न्यूटन की फिजिक्स बर्बाद कर दी थी।